आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग घटना चक्र जो कि हिंदी विषय के लिए है, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे, हम लोग इसके पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे थे और उसका अच्छे से विश्लेषण पूर्वक प्रश्नों को देख करके उसके उत्तर को देखने के बाद फिर उसका और अच्छे से विश्लेषण कर रहे थे। आइए इस टेस्ट सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग हिंदी गद्य साहित्य की ओर बढ़ेंगे और इसमें हम लोग गद्य साहित्य के अंतर्गत आज निबंध के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा गद्य साहित्य के विषय में मैं थोड़ा आपको बताने का प्रयास करूंगा कि गद्य साहित्य साहित्य का वह रूप है जिसमें छंद, लय और तुकबंदी का कोई भी इसमें बंधन नहीं होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गद्य साहित्य कहते हैं, जिसमें छंद, आपका लय, गति, यति या तुकबंदी ये सब इसमें नहीं होता है। और यह हमारी जो रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा के क्या होता है, बहुत ही करीब होता है। और यह हमारे विचारों को क्या करता है, बहुत ही सीधे तरीके से स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का एक प्रयास करता है और इस्तेमाल इसका हम लोग करते हैं। और अगर हम लोग गद्य साहित्य की बात करें तो इसमें निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना हो गया, जीवनी और यात्रा वृत्तांत, ये सब क्या है? गद्य की विधाएं हैं। तो और थोड़ा सा मैं शॉर्ट में अगर गद्य और पद्य में अंतर भी बता देता हूँ कि जो गद्य है उसमें छंद, लय और तुकबंदी, इससे यह मुक्त होती है गद्य। और वहीं पे जो पद्य है वह इसके अंतर्गत जो छंद है, लय है और तुकबंदी है, इसमें यह बंधा होता है। इसमें जैसे कि इसमें दोहा हो गया, सोठा हो गया, ये सब आते हैं। और अगर इसमें गद्य के अंतर्गत हमारा कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, संस्मरण ये सब आते हैं। वहीं पद्य में क्या आ गया आपका? कविता, गीत, गजल, दोहा, चौपाई, ये सब आपके पद्य में आते हैं। और गद्य की बात करें तो यह बुद्धि और विचार पर अधिक प्रभाव डालता है। वहीं पद्य क्या है? यह हृदय और भावनाओं को अधिक प्रभावित करने का कार्य करता है। आइए अब प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, अच्छे से विश्लेषण करते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वतंत्रता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भाव, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। तो यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह डॉक्टर भागीरथ मिश्र के द्वारा कहा गया है। और अगर लोग निबंध की परिभाषाओं को देखें तो अलग अलग आलोचकों, निबंधकारों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। इसमें श्याम सुंदर दास कहते हैं कि निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। वहीं पर नगेंद्र कहते हैं कि निबंध उस कलात्मक गद्य लेख को कहते हैं जिसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण और आत्मिक ढंग से विषय का प्रवाहपूर्ण वर्णन हो और जो अपने संक्षिप्त आकार में स्वतः पूर्ण होता है। वहीं बाबू गुलाम राय कहते हैं कि किसी सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विषय निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता और आवश्यक संगीत तथा संबंधता के साथ हो तो उसे हम लोग निबंध कहते हैं। तो एक प्रकार से हम लोग निबंध किसे कह रहे हैं? जहाँ पर जो लेखक है या फिर जो राइटर है वो क्या करता है, अपने व्यक्तिगत विचारों को वहाँ पर खुले तरीके से रखने का प्रयत्न करता है, तो उसे एक तरीके से यहाँ निबंध कहा जा रहा है। और ये कथन डॉक्टर भागीरथ मिश्र के द्वारा कहा गया था। और इनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करें तो इनका जन्म 1914 ईस्वी में होता है और मृत्यु इनकी 2005 में होती है, डॉक्टर भागीरथ मिश्र की। और ये क्या है? एक आलोचक है, शोधकर्ता है और एक अध्यापक रहे हैं। और इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक रही है, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा अगर आपको काव्य शास्त्र में, यानी छंद, अलंकार और काव्य का स्वरूप हो गया और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इन सबको अगर पढ़ना हो तो इनकी एक किताब है काव्य शास्त्र, जो कि 1950 में प्रकाशित हुई है। बहुत ही अच्छी किताब है। फिर काव्य मीमांसा 1953 में लिखी गई और आधुनिक हिंदी काव्य शिल्प और रस सिद्धांत 1956 में और साहित्य मीमांसा 1960 में, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 1965 में और पद्य रूप और शिल्प 1975 में और कबीर का जीवन और दर्शन 1985 में इनके द्वारा लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 की यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी या कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वह इसको कहाँ पे कहते हैं? अपने हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में कहते हैं कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। और वह इस ऐसा किस लिए कहते हैं कि निबंध को गद्य का कसौटी मानना चाहिए? क्योंकि जो साहित्य की क्या है, यह ऐसी विधा है जो छंद, लय और तुक से मुक्त होती है। जब कोई कवि क्या कहता है, जब कविता लिखता है तो उसके लिए छंद और लय एक तरह का जो सहारा बन जाते हैं, जो उसकी भाषा को सजाते हैं। लेकिन गद्य में क्या है, ऐसा कोई सहारा नहीं होता है। और इसलिए क्या है, एक लेखक की जो असली योग्यता है और उसकी जो भाषा है,
उसकी भाषा पे जो पकड़ है और उसकी जो परख है गद्य लिखने समय की, इसको इसमें देखा जाता है। तो निबंध गद्य की सबसे महत्वपूर्ण, परिष्कृत और जटिल विधा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें लेखक क्या करता है, अपने विचारों को बिना किसी बाहरी बंधन के तार्किक या फिर सुगठित रूप में क्या करता है, व्यक्त करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है कि निबंध की को गद्य की कसौटी किसने कहा है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। अगला प्रश्न है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, कि यदि गद्य जो कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, ये भी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया सही है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा के द्वारा। प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद के द्वारा। यह यहाँ पे क्या है? गलत है। प्रबंध जो प्रतिमा है वह सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा हुआ एक निबंध संग्रह है। और इनके अन्य निबंध संग्रह की बात करें हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, जो कि छायावाद से संबंधित है। और इनका प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन प्रबंध और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित निबंध संग्रह है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। और आत्मनेपद यह किसके द्वारा लिखा है? तो यह अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि उपन्यास रहस्य शीर्षक की किताब निबंध संग्रह है, तो यह किसके द्वारा लिखा हुआ है? उपन्यास रहस्य शीर्षक निबंध। देखिए उपन्यास इसका नाम है, उपन्यास रहस्य, बट ये क्या है? एक निबंध संग्रह है। मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारे निबंध है। किसके? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। कि उपन्यास रहस्य शीर्षक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध संग्रह लिखा है। और मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में इन्हें क्या कहा है? भारी लेखक कहा है। किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, जो कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में समझे तो इनका जन्म 1864 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1938 में होता है। और यह क्या है? एक द्विवेदी युग के प्रवर्तक रहे हैं। और 1903 में क्या करते हैं? यह जो सरस्वती पत्रिका है इसके संपादक के रूप में आते हैं, उसका यह कार्यभार संभालते हैं। और इनके अगर प्रमुख निबंध और उनकी विशेषताओं को हम लोग देखें, किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अगर हम लोग निबंधों को देखें तो सबसे पहले रसा के रंजन, जो 1920 में आता है। और यह निबंध क्या है? उनकी आलोचनात्मक और सैद्धांतिक दृष्टि को प्रस्तुत करता है। वहीं पर दूसरा साहित्य संदर्भ, जो कि 1928 में लिखा गया। और इस संग्रह में क्या है? द्विवेदी जी ने विभिन्न साहित्यिक जो विषयों हैं, कवियों हैं, उनके रचनाओं को अपने विचार में प्रकट किए हैं। फिर अगला अद्भुत आलाप, जो कि 1926 में लिखा जाता है। और यह संग्रह क्या है? उनके विविध विषयों पर लिखे गए निबंधों का क्या है? संकलन है। फिर संपत्ति शास्त्र भी इनका एक निबंध है, जो कि 1907 में लिखा गया। ठीक, संपत्ति शास्त्र, इसका नाम तो संपत्ति शास्त्र है, पर क्या है? यह उनका एक महत्वपूर्ण क्या आर्थिक निबंध है। तो संपत्ति शास्त्र किससे रिलेटेड है? आर्थिक निबंध से, आर्थिक जो निबंध है उससे संबंधित है। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं की अगर हम बात करें तो साहित्य संपत्ति शास्त्र, जो कि 1907 में आया। फिर कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलास, रसक रंजन कब लिखा गया? तो यह 1920 में लिखा गया। फिर सुकवि कीर्तन, कोविद कीर्तन, साहित्य लाभ और साहित्य शिखर, संपादन सरस्वती पत्रिका वर्ष। तो यह क्या रहे? संपादक में रहे हैं। किसके? सरस्वती पत्रिका के। कब से कब तक? 1903 से लेकर के 1920 तक। और इनसे पहले कौन रहते हैं? श्याम सुंदर दास। और सरस्वती पत्रिका को 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न 7 नंबर के हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। तो इसका जो उत्कर्ष काल है वह शुक्ल युग माना जाता है। अगर हम लोग हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल का शुक्ल युग को माना जाता है, जैसे कि हिंदी निबंध की जो विकास यात्रा उसको समझते हैं। शुक्ल पूर्व युग, द्विवेदी युग और भारतेंदु युग। ठीक, तो इससे पहले ये हो गए। फिर शुक्ल युग आता है। देखिए कौन कौन सा युग है? शुक्ल से पहले के युग कौन कौन से है? द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है। फिर उसके बाद शुक्ल युग में हिंदी निबंध का इसका यह उत्कर्ष काल माना जाता है। फिर शुक्ल उत्तर युग इसमें डिवाइड किया गया। और भारतेंदु युगीन अगर निबंधकार की हम लोग बात करें तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र। और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का जो चार्ल्स लैब तथा रिचर्ड स्टील माना जाता है। किसको? बालकृष्ण भट्ट जी को। और प्रताप नारायण मिश्र को बात करें तो हम लोग यहाँ द्वितीय भारतेंदु तथा हिंदी निबंध का एडिशन कहलाते हैं। ठीक, और द्विवेदी योगीन अगर निबंधकारों की हम लोग बात करें तो द्विवेदी युग में कौन कौन से आते हैं? वाल्मीकि गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और पद्म सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, ये सब द्विवेदी योगीन के अंतर्गत आते हैं। और शुक्ल योगीन निबंधकारों की अगर हम लोग बात करें तो उसमें
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, शांति प्रिय द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम लोग थोड़ा इसके उत्कर्ष काल को समझें तो अगर हम लोग थोड़ा इसके उत्कर्ष काल को अगर समझें तो इसमें क्या है कि इनसे पहले भी जो शुक्ल युग है, इनसे पहले भी कई जो निबंधों में मुख्य रूप से जो सुधारवादी या वर्णनात्मक शैली का प्रयोग होता था। लेकिन शुक्ल युग में क्या हुआ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं तथा उनके समकालीन लेखकों ने निबंध में क्या किया, बहुत सारी विशेषताओं को इसमें जोड़ा, जैसे कि विषय की गहराई और विविधता को जोड़ा, आत्मपरकता और व्यक्तिक शैली को, और फिर उसका भाषा और शैली का इसमें क्या हुआ, परिष्कार किया गया। मतलब इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से भाषा को सजाया गया। फिर आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी इसमें दी गई कि इस युग में क्या किया गया कि निबंधों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का समावेश हुआ। निबंध केवल अब वर्णनात्मक ही नहीं रह गया, डिस्क्रिप्टिव ही नहीं रह गया एक तरीके से, बल्कि उसमें जो विश्लेषण है, उसमें लॉजिक है, तर्क है, और जो मूल्यांकन है उसका भी समावेश होना शुरू हो गया। 8 नंबर प्रश्न है कि श्रद्धा ग्रह करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अमी पार्ट टाइम श्रद्धेय हूँ। ठीक, अभी क्या हो, एक पार्ट टाइम श्रद्धेय हूँ, या कौन कहता है, तो यह किस में निबंध से लिया गया है, तो यह विकलांग श्रद्धा का दौर, जो कि हरिशंकर प्रसाई के द्वारा रचित एक निबंध है। और यह किससे लिया गया है, जो ये पंक्तियां हैं यह विकलांग श्रद्धा के दौर से लिया गया है। और प्रसाई जी ने पंगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज हो गया, छूटता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो, प्रेमचंद्र के फटे जूते, तुलसीदास, चंदन घिसे, यह इनके क्या है, व्यंग्य निबंधकारों, यह बहुत सारे जो व्यंग निबंध है, ये सब व्यंग निबंध ही हैं। अगर हम लोग हरिशंकर परसाई के विषय में समझे तो इनका जीवन परिचय अगर थोड़ा शॉर्ट में समझे तो 1924 में जन्म होता है और 1995 में मृत्यु होता है। और यह हिंदी साहित्य में क्या है, एक व्यंग के बहुत ही अच्छे लेखक रहे हैं। इनका जन्म कहाँ होता है, किसका, हरिशंकर परसाई का, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। तो हरिशंकर, ह से हरिशंकर, ह से होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। और इनके प्रमुख हम लोग व्यंग जो संग्रह हैं उसकी अगर हम लोग बात करें, और तो इसमें तब की बात और थी, इनके द्वारा लिखा गया 1974 में। और यह जो संग्रह है, परसाई जी ने तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं नेताओं और आम आदमी के, उसके ऊपर व्यंग करके इस निबंध को लिखा है, व्यंग को लिखा है। फिर उसके बाद भूत के पांव पीछे, इसकी रचना 1980 में होती है। उसके बाद बेईमानी की परत 1982 में। और बेईमानी की परत क्या है, यह संग्रह जो परसाई जी ने क्या किया है, इसमें बेईमानी, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन को अपना इसमें जो निशाना है बनाने का प्रयास किया है। फिर पगडंडियों का ज़माना 1989 में प्रकाशित होती है। फिर शिकायत मुझे भी है 1991 में प्रकाशित होती है। तो हम संक्षेप में क्या कह सकते हैं कि जो हरिशंकर प्रसाई जी हैं, उनके निबंधों का मुख्य विषय क्या है, सामाजिक, राजनीतिक विसंगतियों और नैतिक भ्रष्टाचार पर उन्होंने किया, और व्यंग के माध्यम से ही लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है। 9 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं। तो तुलसीदास चंदन घिसे इसके लेखक है हरिशंकर प्रसाई जी। अगला प्रश्न है कि यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है, तो इसके लेखक राधाचरण गोस्वामी हैं। यमलोक की यात्रा निबंध राधाचरण गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है, और यह निबंध क्या है, स्वप्न शैली में लिखा गया है। अगर राधाचरण गोस्वामी की बात करें तो इनका जन्म 1879 ईस्वी में होता है, और यह 1925 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक, 1859 ईस्वी में 1859 में जन्म होता है राधाचरण गोस्वामी का, और मृत्यु 1925 में होता है। और इनका जन्म से आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन से युग से हो सकते हैं एक तरीके से, तो यह भारतीय हिंदू युग के क्या है, एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार, नाटककार, पत्रकार रहे हैं। और इनका जन्म कहाँ होता है, वृंदावन, उत्तर प्रदेश में होता है। और इन्होंने क्या किया, जो भारतीय हिंदू नामक पत्रिका है उसका संपादन किया। ठीक, किसने, राधाचरण गोस्वामी ने भारतीय हिंदू नामक पत्रिका का संपादन किया है। और इनके जो लेखन है वह हास्य हो गया, व्यंग हो गया, और सुधारवादी दृष्टिकोण से लिए गए हैं। अगर प्रमुख इनके निबंधों की हम लोग बात करें राधाचरण गोस्वामी जी के, तो इनके अगर निबंधों की हम बात करें तो यमलोक की यात्रा 1880 में इन्होंने लिखा, और यह उनका क्या प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें लेखक ने क्या किया है कि काल्पनिक रूप से जो यमलोक की यात्रा का इसमें वर्णन किया गया एक तरीके से। फिर उसके बाद काशी का वास 1881 में लिखा गया, और जिसके अंतर्गत क्या है, इस निबंध में जो काशी में निवास करने वाले जो पाखंडी हैं, आडंबरपूर्ण शादियों पर इसमें व्यंग्य किया गया है। तो काशी में वास 1881 में लिखा गया। फिर उसके बाद विधवा विवाह 1882 में लिखा जाता है राधाचरण गोस्वामी के द्वारा। और यहाँ क्या है, विधवा विवाह
कि यह एक गंभीर और विचारोत्तक जो निबंध है, जिसमें क्या है, उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया है और तत्कालीन समाज में जो विधवाओं की दयनीय स्थिति है उस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। फिर उसके बाद एक और लास्ट इनका निबंध रह जाता है, कौन सा, जो 1884 ईस्वी में प्रकाशित होता है, वह भारतवर्ष में हमारी उन्नति कैसे हो सकती है, इनके द्वारा लिखा गया। और इस निबंध में क्या है, लेखक ने जो भारतीयों को अपनी उन्नति के लिए प्रयास करने का क्या किया है, आह्वान किया है। ठीक, आई होप ये थोड़ा सा ठीक ठाक रहा होगा, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, बस आपको सुनते जाना है, कहीं ना कहीं सुनते भी रहेंगे तो थोड़ा याद रहेगा, तो एग्जाम टाइम में हेल्पफुल रहेगा। फिर 11 नंबर प्रश्न है कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है, तो चिंतामणि जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा यह लिखा गया है। अगर हम लोग चिंतामणि की बात करें तो यह निबंध संग्रह है। चिंतामणि क्या है, निबंध संग्रह, मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारे निबंध है और इस शीर्षक के कुल 4 पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। देखिए, चिंतामणि भाग 1 जो कि 1939 से ईस्वी में होती है, जिसके अंदर 17 निबंध है। ठीक, पहले में चिंतामणि 1 1939 में प्रकाशित होती है और 17 निबंध है। फिर चिंतामणि भाग 2 1945 में, 6 वर्ष बाद यह प्रकाशित होती है। इसमें 3 कितने हैं, 3 इसके अंतर्गत निबंध है। उसके बाद चिंतामणि भाग 3 प्रकाशित होता है, जो कि किसके द्वारा, देखिए, चिंतामणि भाग 1 तो ये प्रकाशन किया था शुक्ल जी ने। ठीक, और उसके बाद चिंतामणि भाग 2 किसने प्रकाशित किया है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और वहीं पे चिंतामणि भाग 3 की बात करें तो इसके संपादक कौन है, डॉक्टर नामवर सिंह, और इसके अंतर्गत 21 निबंध है। और फिर एक और लास्ट भाग चिंतामणि भाग 4, इसका प्रकाशन 2002 में होता है और इसके जो प्रकाशक में रहे हैं कौन कौन, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह इसके संपादक रहे हैं। और इसमें कुल 47 निबंध, तो सबसे ज़्यादा 47 निबंध चौथे वाले में है और सबसे कम किसमें है, दूसरे भाग में, जो कि 1945 में प्रकाशित होता है। और अगर हम लोग थोड़ा सा और इसको समझे तो जो भाग 1 है, तो इसमें क्या है, जो श्रद्धा, देखिए इसको थोड़ा सा सुनते जाइएगा तो ठीक ठाक रहेगा मेरे ख्याल से। जो पहला इसमें भाग है, कौन सा, चिंतामणि भाग 1, इसमें श्रद्धा और भक्ति है, लोभ और प्रीति, उत्साह, करुणा और घृणा जैसे मनोविकार संबंधित क्या है, निबंध है। वहीं पे भाग 2 1945 में आता है, इसमें 3 निबंध शामिल हैं और जो साहित्य और काव्य के मूल्यांकन से संबंधित, इसमें से काव्य में रहस्यवाद, रस मीमांसा जैसे जो निबंध है शामिल हैं। और अगर इनके निबंधों की हम लोग विशेषता की बात करें तो इसमें गंभीरता और विषय की गहराई है, मनोवैज्ञानिक इसमें विश्लेषण किया गया है और उसके बाद शुद्ध और परिष्कृत भाषा, इसकी भाषा कैसी है, बहुत ही शुद्ध है, संस्कृत निष्ठ और व्याकरण सम्मत है। और इनकी और निबंधों की विशेषताओं पर चर्चा करें तो यह तार्किक और विवेचनात्मक शैली में लिखा गया है। 12 नंबर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है, तो इनका कौन सा काव्य में अभिव्यंजनावाद या व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है। क्या लिखा गया है कि काव्य में अभिव्यंजनावाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया सैद्धांतिक समीक्षा निबंध है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। देखिए, व्यवहारिक पूछा था ना, तो यह क्या है, व्यवहारिक नहीं है ना, लिखा गया क्या है, एक सैद्धांतिक समीक्षा है। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र मानस की जो धर्म भूमि है, तुलसी का भक्ति मार्ग, इनके व्यवहारिक समीक्षा संबंधित है। और व्यवहारिक समीक्षा में कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र मानस की धर्म भूमि, तुलसीदास का भक्ति मार्ग, ये सब इनके व्यवहारिक समीक्षा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अगर हिंदी निबंध में योगदान को समझे तो इनके निबंध संग्रह जैसे चिंतामणि भाग 1 जो कि 1940 में प्रकाशित होती है, फिर इसमें 17 निबंध है। फिर चिंतामणि भाग 2 1945 में 3 निबंध है। फिर चिंतामणि भाग 3 जो कि 1983 ईस्वी में प्रकाशित होता है, जिसके अंतर्गत 17 निबंध है। और उसके बाद, सॉरी 17 नहीं है, एक मिनट, और चिंतामणि भाग 4 जो कि 2002 में प्रकाशित होता है और जो चौथा भाग है, इसके अंतर्गत 47 निबंध है, सबसे ज़्यादा 47 निबंध इसी के अंदर है। और फिर उसके बाद रस मीमांसा 1949 में यह प्रकाशित होता है। और इनके चर्चित निबंधों की बात करें तो कविता क्या है, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति, और लोभ और प्रीति। और इन्हें मनोविकार संबंधी निबंधों का लेखक कहा जाता है। ठीक है, मनोविकार जो संबंधित निबंध है, इसके इनको लेखक कहा जाता है। मनोविकार का क्या मतलब होता है कि जो मानवीय भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं का विश्लेषण करना। देखिए, चिंतामणि भाग का जो संपादन है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, बट इसके बाद जो दूसरा भाग है जो कि 1945 में आता है वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। फिर तीसरा भाग जो कि 1983 ईस्वी में डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा। फिर चौथा भाग कुसुम चतुर्वेदी तथा ओम प्रकाश सिंह के द्वारा 2002 में प्रकाशित होता है। और चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध है, भाग 2 में 3 निबंध है और भाग 3 में 21। ठीक है, जो भाग 3 यहाँ पे था उसमें 21 निबंध है और लास्ट वाले में 47 निबंध है। कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है, तो कविता क्या है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक,
चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? तो चिंतामणि का जो पहला भाग है वह 1939 में प्रकाशित होता है। ठीक, कब होता है? 1939 में यह प्रकाशित होता है। और इसमें इनको किसने प्रकाशित किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसमें क्या विशेषता है कि जो भाव या मनोविकार से संबंधित जो साहित्यिक आलोचना है इससे संबंधित है, और इसमें 17 निबंध टोटल हैं। और दूसरा वाला कब आता है? 1945 में, चिंतामणि भाग 2 में, जिसके जो संपादक है वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रहे हैं, और इसमें 3 साहित्यिक निबंध हैं। और उसके बाद जो तीसरा भाग रहा है वह 1983 ईस्वी में आता है। ठीक है, चिंतामणि भाग 3, और इसके प्रकाशक जो संपादक है वह कौन? डॉक्टर नामवर सिंह। फिर चौथा आता है चिंतामणि भाग 4 2002 में, और इसके जो संपादक है कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह रहे हैं, जिसमें 47 निबंध है। तो पहले वाले में कितने निबंध है? पहले वाले में आपके 17 निबंध है। फिर उसके बाद दूसरे वाले में चिंतामणि भाग 2 में 3 है। चिंतामणि भाग 3 में कितने निबंध है? तो वह 23 है। और चिंतामणि भाग 4 में 47 निबंध है। अगला प्रश्न है 15 नंबर की, इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक कौन है? तो मनोविकार से संबंधित जो निबंध है वह इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने मनोविकार संबंधित जो निबंध है उसको लिखा है। 16 नंबर प्रश्न है, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो क्रोध भी निबंध के लेखक क्या है? कौन है? रामचंद्र शुक्ल। देखिए ये भी क्या है? मनोविकार से संबंधित है। मन के विकार जो होते रहते हैं चेंजिंग मन में, उसके विकार जैसे क्रोध हो गया, घृणा हो गया, ईर्ष्या हो गया, तो इन सब पे जो निबंध किसने लिखे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशेष रूप से लिखे हैं। अगला नंबर देखिए यहाँ प्रश्न है कि 17 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो 4 भाग प्रकाशित हुए हैं, 1939, 1945, 1983 और 2002 में। पहले वाले के प्रकाशक कौन है 1939 के? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं है। और उसके बाद जो दूसरा आता है, दूसरा भाग चिंतामणि का, उसके प्रकाशक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। और तीसरे वाले के प्रकाशक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। और चौथा जो 2002 में आता है, इसके अंतर्गत 47 निबंध है, उसके लेखक जो संपादक हैं वह कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है, तो इनके निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि, जो कि 4 भागों में है। ठीक, पर हमने चर्चा किया है। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 20 नंबर प्रश्न है कि अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। उपर्युक्त विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो चिंतामणि है वह चिंतामणि के अंतर्गत कौन से निबंध की इसमें प्रारंभिक यह रूप है? तो यह भाव या मनोविकार का यह कथन लिया गया है कि उपर्युक्त जो विचार है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति चिंतामणि भाग 1 जो कि 1939 में प्रकाशित होती है, जिसमें 23 निबंध है। इसी के अंतर्गत भाव या मन कि अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आती है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति मरने के लिए जगह होती है। उपर्युक्त विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति चिंतामणि के किस निबंध के का प्रारंभिक रूप है? तो यह भाव या मनोविकार का प्रारंभिक रूप है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग के अंतर्गत है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कृति चिंतामणि भाग 1 के अंतर्गत मनोविकार जो निबंध इससे लिए गए हैं। और शुक्ल जी के अगर निबंध की बात करें, निबंध के अंशों की बात करें, तो शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक होती है। यह भाव और मनोविकार से लिया गया है। वहीं पर मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है, यह उत्साह से लिया गया है। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, यह श्रद्धा और भक्ति निबंध से लिया गया है। अगला प्रश्न 21 नंबर की, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के किस निबंध का अंश है? तो धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम क्या है? भक्ति है। तो यह किसे लिया गया है? तो जो मानस की धर्म भूमि है, इस निबंध से लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध जो मानस की जो धर्म भूमि है उसमें लिखा है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। और यह हम कहीं पर कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्म के सत स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, और जिनकी असीमता का आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। और मानस की धर्म भूमि जो धर्म
हाँ, जो धर्मभूमि है, यह क्या है, एक प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक महत्वपूर्ण विवेचनात्मक क्या है, निबंध है। और यह निबंध क्या है, इनके चिंतामणि के दूसरे भाग में संकलित है। अगर इस निबंध के बारे में थोड़ा समझें तो इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के जो महाकाव्य रामचरितमानस है उसकी गहन समीक्षा इसके अंतर्गत की है। और यह सिर्फ एक साहित्यिक विश्लेषण नहीं है बल्कि यह एक रामचरितमानस की दार्शनिक और सांस्कृतिक महत्ता को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, 22 नंबर, 22 नंबर की, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किससे ली गई, तो यह श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है इससे ली गई है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध जो श्रद्धा और भक्ति से ली गई है। अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखें तो रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंधों की पंक्तियां यहाँ पे भाव और मनोविकार की पंक्तियां हम लोग देखते हैं कि इसमें समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार है। अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। फिर कविता क्या है, इस निबंध की पंक्तियां हैं, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। फिर भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। फिर करुणा निबंध से ली गई पंक्तियां हैं, करुणा सेंध का सौदा नहीं है और करुणा का विषय दूसरों का दुख अपना दुख नहीं। और क्रोध की पंक्तियां हैं, दंड कोप का ही विधान है विधान है और बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। और श्रद्धा और भक्ति जो इनका श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यह एक मनोविकारात्मक एक निबंध है और यह चिंतामणि के अंतर्गत संग्रहित है। और निबंध के बारे में थोड़ा हम लोग समझे तो इस निबंध में शुक्ल जी ने श्रद्धा और भक्ति दोनों अलग अलग मनोविकारों की क्या है, बारीकियों को समझाया है। सबसे पहले श्रद्धा की बात करें तो शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा का जो भाव है किसी व्यक्ति के गुणों या क्षमताओं के प्रति मन में उत्पन्न होता है। वहीं पे भक्ति की बात करें तो भक्ति का जो भाव है श्रद्धा की तुलना में क्या है, उससे अधिक व्यापक और गहरा होता है। 23 नंबर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो यह सर्वप्रथम यह विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ था। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकार एवं साहित्यिक विषयों पर बहुत से उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। ऐसे निबंधों का एक संग्रह विचार विधि और दूसरा चिंतामणि के नाम से प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी जब विचार विधि के बाद अपने निबंध संग्रह के नाम के लिए चिंतित थे तो उन्होंने पंडित जी से नामकरण संस्कार के लिए कहा। पूछते ही पंडित जी चट बोल उठे, पाउस नाम चारू उर करते न खशाय हो। शुक्ल जी उछल पड़े और इस चिंतामणि नाम से शुक्ल जी का जो चिंतन और रागात्मिकता वृत्ति दोनों का मेल तो हुआ और उनके श्रद्धेय कवि तुलसीदास का भी समावेश हो गया, जिनके आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांतों का भवन खड़ा किया। अतः स्पष्ट है कि चिंतामणि की पूर्व विचार विधि था। ठीक, तो जो चिंतामणि है इसका पहले नाम क्या था, विचार विधि था, इसमें यही बताया गया है। तो जो विचार विधि है यह नाम कब आया था, तो यह 1930 में प्रकाशित हुआ था। ठीक, और बाद में इसका जो प्रथम संस्करण है भाग 1 जो कि चिंतामणि के नाम से आता है, जिसमें 17 निबंध होते हैं और इसमें मनोविकार संबंधित जो निबंध है इसके अंतर्गत रहते हैं, जैसे भाव या मनोविकार, श्रद्धा और भक्ति, लाभ और प्रीति, उत्साह, करुणा, फिर घृणा, ईर्ष्या और भय, क्रोध। तो ये सब क्या मनोविकार संबंधित निबंध होते हैं इनके और इनके साहित्यिक निबंधों की भी थोड़ी बात कर ले। ऐसे ही तो कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में लोक मंगल की साधना, साहित्य प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, फिर रचना सौंदर्य काव्य में अभिनवाद। तो ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्यिक निबंध है। ऊपर हम लोग जो चर्चा की वो मनोविकार मतलब मन के विकार, जैसे कि गुस्सा हो गया, घृणा हो गया, ये सब मन के विकार है। 24 नंबर प्रश्न की निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है, तो यह रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को जो गद्य का निकष है वह माना है। कि निबंध को निकष मतलब कसौटी, निबंध को गद्य की कसौटी, सॉरी निबंध को जो था, हाँ, गद्य का जो कसौटी है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। ठीक है, तो निबंध का जनक या गद्य का जनक, गद्य का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। किसके, महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, बातों का संग्रह। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख क्या है, ललित निबंधकार है। ललित निबंधकार क्या होता है इसकी भी चर्चा मैं आगे करूंगा। और इन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। निबंध के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव होता है।
25वां प्रश्न है कि जो सुलोचना निबंध का संकलन है तो यह किसका संकलन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कि हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं और कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्यान में अविस्मरणीय योगदान देने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और सुलोचना जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? निबंध संकलन है। और हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो इन्होंने जो सुलोचना निबंध संकलन किया है और इसके बारे में थोड़ा समझे। सुलोचना जो निबंध संग्रह है तो इसके अंदर क्या है कि शुरुआती निबंधों का यह संकलन है जो उनके लेखकीय जीवन के आरंभिक दौर को क्या करता है? दर्शाता है। और इस संग्रह में क्या है जो किसी एक विषय पर यह केंद्रित निबंध नहीं है बल्कि इसमें क्या विभिन्न विषयों पर यह लिखे गए हैं जो छोटे-छोटे और व्यंग्यात्मक निबंधों का एक समूह भी है इसमें। ठीक, अगला प्रश्न है कि 26 नंबर, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं तो निबंध संग्रह शाब्दिता है उसके निबंधकार धर्मवीर भारती हैं। किसके? शाब्दिता निबंधकार के। धर्मवीर भारती ने और देखिए इनके धर्मवीर भारती ने ठिले पर हिमालय, पश्यंती, शाब्दिता आदि निबंध संग्रहों में आधुनिकतावाद आंदोलनों पर विचार किया है और उनके स्थापित मान्यताओं का जो पुनराख्यान है वह भी किया है। और अगर हम लोग धर्मवीर भारती के विषय में समझे तो इनका जन्म 1926 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1997 में। और यह हिंदी में जो नई कविता और नई कहानी दोनों आंदोलनों में प्रमुख कवि रहे हैं। नई कविता के अंतर्गत जो कि 1950 के दशक के बाद आती है और उसके बाद जो नई कहानी है इन दोनों में प्रमुख रहे हैं। और कहाँ के हैं? यह इलाहाबाद प्रयागराज में इनका जन्म होता है। और इनकी एक पत्रिका है जो धर्मवीर है, धर्मवीर नाम है इनका, तो इनका क्या होगा? धर्मयुग एक साप्ताहिक पत्रिका है। और अगर इनके निबंधों की हम लोग चर्चा करें तो ठेले पर हिमालय जो कि 1958 में लिखा गया। ठीक, ठेले पर हिमालय 1958 में। और यह क्या है? इसमें उन्होंने यात्रा वृत्तांतों, कला और साहित्य पर आधारित निबंधों को इसमें संकलित किया है। उसके बाद पश्यंती की अगर बात करें तो 1969 में यह निबंध संग्रह प्रकाशित होता है। और यह संग्रह क्या है? उनके जो साहित्यिक आलोचनाओं और गंभीर चिंतन पर यह आधारित निबंध संकलन है। और फिर उसके बाद जो साहित्य की प्रासंगिकता है 1981 के अंतर्गत। और इसमें क्या आधुनिक युग में जो साहित्य की भूमिका है और जो सामाजिक दायित्व है उसके बदलते हुए मूल्यों पर यह विचार व्यक्त किया गया है। वहीं पर एक और है कहानी और अकहानी जो कि 1964 में है। ये भी बहुत ही फेमस निबंध संग्रह है। और इसमें क्या है कि आलोचकों और संस्मरणों से संबंधित निबंध इसमें लिखे हुए हैं धर्मवीर भारती के द्वारा। अशोक के जो फूल है यह किसके हैं? तो यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ निबंध है अशोक के फूल। और अगर इनके और अन्य हम लोग निबंधों को देखें तो निबंध संग्रह इनके अशोक के फूल 1948 में। और इसमें भारतीय संस्कृति के इतिहास से जुड़े ललित निबंध है। फिर वहीं पे कल्पलता 1951 में। ठीक है, उसके बाद कौन सा? कल्पलता 1951 में। उसके बाद मध्यकालीन धर्मशाला साधना 1952 में। विचार प्रवाह 1959 में। विचार और वितर्क 1957 में। कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965 में। आलोक पर्व 1972 में। और उनके जो चर्चित निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुटज, घर जोड़ने की माया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, देवदारू, साहित्य का मर्म, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति है साहित्य। उसके बाद मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति का इतिहास। तो ये सब इनके द्वारा रचित क्या है जो निबंध संग्रह है वो। और अगला प्रश्न है कि 28 नंबर, आलोक पर्व निबंध के संग्रह कौन है? तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? आलोक पर्व जो 1972 में। कब आलोक पर्व कब लिखा जाता है? आलोक पर्व 1972 में लिखा गया निबंध संग्रह जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा है। और इसमें क्या है इस संग्रह के लिए उन्हें क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। ठीक, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए? आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिलता है। 29 नंबर प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? तो इनमें से अगर हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनका अशोक का फूल 1948 में। फिर कुटज 1964 में। और उसके बाद कल्पलता, और जो कल्पलता है वह 1951 में। अगर अन्य इनके निबंधों की हम लोग बात करें तो फिर से एक बार अशोक के फूल 1948 में, फिर कल्पलता 1951 में। और कल्पलता क्या है? एक ललित निबंध है। और उसके बाद मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में। विचार और वितर्क, ठीक है, विचार और वितर्क क्या है? 1957 में आता है। और यह उनके क्या है? वैचारिक और आलोचनात्मक निबंधों का एक संकलन है। फिर विचार प्रवाह 1959 में। और कुटज 1964, आलोक पर्व
1972 में, और उसके बाद और जो आलोक पर्व है निकली उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उसके बाद साहित्य सहचर 1979 में लिखा गया। 30 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, या किस विधा की रचना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, या किस विधा की है, तो यह निबंध से संबंधित, यह क्या है, एक निबंध है। ठीक है। और अगला प्रश्न है 31 नंबर कि इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। ठीक, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो कल्पलता 1951 में आता है, कुटज 1969 में, अशोक के फूल 1948 में, और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बिजली अब नहीं आएगा लग रहा है, तारा वारा निकल गया, कड़क तो रहा है, बिजली कड़क रहा है। कुटज 1969 में और अशोक के फूल 1948 में, बट जो कल्प वृक्ष है यह इनके द्वारा नहीं है लिखित। 32 नंबर प्रश्न है कि साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है। तो साहित्य सहचर यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित निबंध है, निबंध संग्रह, जो कि 1965 में लिखा जाता है। 33 नंबर प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंधों की भाषा किस प्रकार की है। तो इनकी जो निबंध की भाषा है वह संस्कृत निष्ठ हिंदी है। ठीक, इसमें संस्कृत की भाषा भी है और हिंदी भी है, ये दोनों मिले जुले हैं। फिर 34 नंबर प्रश्न है कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। तो यह किसके हैं, जो कुटक है, कुटज है, यह भी रचना क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है, जो कि 1964 में आता है, और यह क्या है, बहुत ही लोकप्रिय ललित निबंध है। ठीक, कुटज, ठीक है, 1964 के अंतर्गत यह लिखा है, 1964 में यह प्रकाशित होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके इसके रचनाकार हैं। और उपरोक्त जो कथन है, पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी के चर्चित जो निबंध संग्रह है कुटज के अंतर्गत लिखा गया, जो कि इनका जो कुटज है वो कब आया है, 1964 में। ठीक, और आलोक के फूल, इनके निबंध संग्रह आलोक के फूल, विचार प्रवाह, कल्पलता, साहित्य सहचर, विचार वितक और आलोक पर्व। और उनके निबंध इसके अंतर्गत देखिए उस निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति, साहित्य के नए मूल्य, विश्व भाषा हिंदी, कुटज, देवदारू हिंदी को पंजाब की देन। क्या निराश हुआ जाए, इसके लेखक कौन है। तो क्या निराश हुआ जाए, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्या निराश हुआ जाए, अगर इसकी बात हम लोग करें तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा एक निबंध है। और इस निबंध में तिलक, जो बाल गंगा तिलक है, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, इन सब का जिक्र इसके अंदर किया गया है, क्या निराश हुआ जाए के अंतर्गत। 36 नंबर प्रश्न है कि रसक रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ रसक रंजन यह एक निबंध है, जिसके रचयिता कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और अन्य निबंधों की बात करें तो कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वानिता विलाप, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, नैषध, चरित चर्चा, पूरा वृत्त, दृश्य दर्शन और पूरा तत्व प्रसंग, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ है। 37 नंबर प्रश्न देखें तो वेकन के निबंधों का अनुवाद वेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन के विचार प्रधान निबंधों का जो अनुवाद है बेकन विचार रत्नावली के नाम से प्रकाशित कर हिंदी के लेखकों के विचारात्मक निबंध लिखने को एक प्रोत्साहित किया है। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, उसको हमको बताना है। तो इसमें युग संधियों पर सचिदानंद हीरानंद के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, और शाब्दिता जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा था, जो शाब्दिता है वह किसके द्वारा लिखा गया था। तो जो शाब्दिता है वह प्रभाकर माचवे के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक, और मल्लीनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी के द्वारा, और वीरम जो चिन्ह है वह रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। 39 नंबर प्रश्न है कालक्रम के अनुसार हमको इसको लगाना है। देखिए इसमें जो सीरीज है इस रस लगेंगे, तुम चंदन हम पानी, यह 1957 में प्रकाशित होता है। और यह ठेले के हिमालय के अंतर्गत है, जो कि 1958 में प्रकाशित होता है धर्मवीर भारती के। फिर आंगन का पंछी और बंजारा मन, यह 1963 के अंतर्गत प्रकाशित होता है। फिर परंपरा बंधन सही 1976 में प्रकाशित होता है। और उसके बाद भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990 में प्रकाशित होता है।
जो कि पश्यंती के अंतर्गत है। 40 नंबर प्रश्न है कि हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। ठीक है, जो बाण मतलब बाणभट्ट और दंडी क्या है, आचार्य। ये सब संस्कृत के महान महान आचार्य रहे। और तो हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। जब वह लिखते थे तो इन आचार्यों को ध्यान में रख करके लिखते थे। तो वह कौन है, गोविंद नारायण मिश्र जी हैं। कि गोविंद नारायण मिश्र यद्यपि हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे, पर उस पुराने समय में वह अपनी जो फुफेरे भाई हैं पंडित सदानंद मिश्र के जो शारशुदा निधि पत्र में कुछ जो सामयिक और कुछ साहित्यिक लेख ही लिखा करते थे, वो पुस्तककार छपकर अस्थाई साहित्य में परिगणित न हो सके। और इनकी जो लेख शैली का पता इनके जो सम्मेलन की भाषा और कवि और चित्रकार नामक लेख से हमको मिलता है। और गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीन गद्य काव्य की सी थी और लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। और इनके गद्य को हम लोग समास अनुप्रास जो समास है अनुप्रास में गुथे शब्दागुच्छों का एक अटाला कहा जाता है। 41वां प्रश्न के निम्नलिखित में से उनके जो निबंध संग्रह है उनके लेखकों से मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने सील पहुंचाई यह विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखा गया। सुनो भाई साधो हरिशंकर प्रसाई के द्वारा व्यंग्य है। फिर शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह रस आखेटक कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखा गया। यहाँ पे जो कुछ निबंधकार हैं इनके निबंध संग्रहों को मैच करना है। मैच कर लेते हैं हम लोग। जैनेन्द्र के द्वारा साहित्य और संस्कृति लिखा गया। और जो जैनेन्द्र है वो क्या है, एक मनोविश्लेषणात्मक निबंधकार है। और जैनेन्द्र जी के जो निबंधों में व्यक्ति के मन, उसके मनोवैज्ञानिक और दर्शन पर गहन चिंतन किया है। और इनके बाद निबंधों की बात करें तो जैनेन्द्र के निबंध 1955 प्रस्तुत प्रश्न 1955 साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953 तथा सोच विचार 1985। वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनका जो निबंध संग्रह है वह विचार संग्रह है। और यह क्या है, ललित निबंधकार एवं विचारात्मक निबंधों को यह लिखते हैं। जैसे कि अशोक का फूल 1948 में, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, फुटज 1964 और आलोक पर्व 1972। फिर कुबेरनाथ राय की बात करें तो यह निषाद बासुरु इनका निबंध संग्रह है। और कुबेरनाथ राय क्या है, हिंदी में जो ललित निबंध के लिए जाने जाते हैं। और उनके निबंधों में लोक संस्कृति, प्रकृति और प्राचीन मिथकों का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। और प्रमुख संग्रह इनकी बात करें हम लोग तो निबंधों का, तो प्रिय नीलकंठी 1969 में, रस आकेटक 1971 में, गंधमादन 1972 और निषाद बासुरी 1974 में, कामधेनु 1983 और महाकवि की तर्जनी 1995 के अंतर्गत। वहीं पर अगर हरिशंकर प्रसाई की अगर निबंध संग्रह की बात करें तो पंगडंडियों का जमाना। और क्या है, यह व्यंग्य निबंध लिखते थे। प्रसाई जी ने क्या किया, हिंदी में व्यंग्य को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया है। और उनके निबंधों में क्या सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों पर क्या है, तीखा एक कटाक्ष करने का कार्य किया है। और प्रमुख संग्रहों की बात करें तो तब की बात और थी 1974 में भूत के पांव पीछे, 1980 में बेईमानी की परत, 1982 में पगडंडियों का जमाना, 1989 में और शिकायत मुझे भी है 1991 में इनके द्वारा लिखा गया, हरिशंकर प्रसाई के द्वारा। अगला प्रश्न 43 नंबर की, निम्नलिखित इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो अगर कौन सा सही सुमेलित है इसकी बात करें तो बलकम खुद, यह गलत है। निर्मल चौधरी नहीं होगा। आस्था के चरण, ये भी यह क्या है, सही है। आस्था के चरण डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह कुबेरनाथ राय के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये भी नागार्जुन नहीं हरिशंकर प्रसाई के द्वारा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आस्था के चरण डॉक्टर नागेंद्र का यह निबंध है। बलकम खुद नामवर सिंह के द्वारा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा, यह विद्या निवास मिश्र के द्वारा। और विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर प्रसाई के द्वारा लिखा गया है। रक्त और हमारा शरीर किस विधा की रचना है। तो रक्त और हमारा शरीर यह निबंध विधा की है। और यह किसके द्वारा, यतीश अग्रवाल द्वारा रचित निबंध है। और इसमें दिव्या, अनिल, डॉक्टर, दीदी इत्यादि पात्र। कौन कौन से, दिव्या, अनिल, डॉक्टर और दीदी। और इस निबंध में खून जो रक्त है उसको भानुमति का पिटारा कहा गया है। यतीश अग्रवाल की अगर हम लोग बात करें तो यतीश अग्रवाल एक प्रसिद्ध लेखक और पेशे से क्या थे, डॉक्टर रहे हैं। और वे चिकित्सा के जो विज्ञान और साहित्य के बीच एक सेतु का काम करते हैं। अगर उनके निबंधों की हम लोग बात करें तो स्वास्थ्य का अपराधी कौन है 1993 ईस्वी में, आंखों देखी दवाई 1996 ईस्वी में लिखते हैं निबंध। और कभी तो मिलोगे 2000 ईस्वी में, आराम के चक्कर में 2003 में, सुनो भाई साधो 2006 में और मैं और मेरी दुनिया 2009 में इनके द्वारा लिखित यह क्या है, निबंध संग्रह है। 45वां प्रश्न है कि हिमालय की बेटियां
के आधार पर बताया कि काका कालेकर ने नदियों को क्या कहा है, तो उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। किसके आधार पर? जो नागार्जुन द्वारा लिखित एक निबंध है हिमालय की बेटियां, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। इसी के आधार पर इस रचना में सिंधु रावी झेलम, सिंधु रावी सतलज व्यास और चिनाब झेलम काबुल कपिशा गंगा यमुना सरयू ब्रह्मपुत्र गंडक कोसी आदि नदियों का जो होता है जिक्र इसमें किया गया है। अगर अन्य महत्वपूर्ण बातों को देखें तो हिमालय और हम गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा, हिमालय रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, हिमालय के आंगन में जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है 46 नंबर की, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार कुबेर नाथ राय है। कि लंका की एक रात निबंध के लेखक कुबेर नाथ राय जी हैं। इनके अन्य चर्चित अगर हम लोग निबंधों की बात करें तो वेणु कीचक कीचक, उसके बाद किरण सप्तपदी, अन्नपूर्णा वन भूमि, यक्ष प्रश्न, कजरी वन में राजहंस, कवि तेरा भोर आ गया एवं वन पर्व इनके द्वारा लिखित है। और इनके निबंध संग्रह की बात करें तो प्रिया, नीलकंठी, रसाकेठक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी और महाकवि की तर्जनी। आइए कुबेर नाथ राय के विषय में थोड़ा सा समझते हैं। तो कुबेर नाथ जो राय हैं, इनका जन्म 1933 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1946 ईस्वी में। और यह का एक ललित निबंधकार के जो प्रमुख परंपरा है उसके स्तंभों में यह माने जाते हैं। और इनके जो निबंध है उसमें अनोखी शैली और भाषा का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। अगर उनके निबंध संग्रह, उनका नाम अगर हम लोग उसको देखें तो प्रिया नीलकंठी, प्रिय नीलकंठी 1969 में लिखा गया। यह क्या है? उनका पहला निबंध है और इसमें सबसे प्रसिद्ध निबंध संग्रह है प्रिय नीलकंठी। इसमें क्या है, जो संकलित निबंध है वह प्रकृति, लोक कथाओं और भारतीय परंपराओं के प्रति उनका जो गहरा लगाव है उसको इसमें झलकाया गया है। फिर रस आकेटक, इनका जो अगला निबंध संग्रह है यह 1971 में। और इसके अंतर्गत जो लेखक ने कला, सौंदर्य और मानवीय अनुभूतियों पर गहन चिंतन किया है। फिर इसके बाद गंधमादन 1972 में प्रकाशित होता है और इस संग्रह में भारतीय संस्कृति, इतिहास और धार्मिक पौराणिक कथाओं पर आधारित यह निबंध है। फिर उसके बाद निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी में लिखा गया और कामधेनु यह 1983 ईस्वी में। फिर लास्ट मराल गमन 1993 में। और इस निबंध संग्रह में जीवन की क्षण भंगुरता, मृत्यु और आधुनिकता पर विचार किया गया है। ये सब कुबेर नाथ जो राय है उनके द्वारा लिखित है। और इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म 1993 में और मृत्यु 1996 में। 47 नंबर प्रश्न है कि भाइयों अब तो नींद से जागो, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार की उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंधकार का है? तो यह निबंध से कौन से निबंध से लिया गया है? तो यह जो आपका भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह इससे लिया गया है। और जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित है, भारत वर्षोन्नति कैसे होगी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के अगर चर्चित निबंधों की बात करें तो बादशाह दर्पण, स्वर्ग में विचार सभा, पांचवें पैगंबर, वैष्णवता और भारतवर्ष संगीत सार और लेवी प्राण लेवी। अगर क्या बोलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो 1850 में जन्म होता है और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। इनको आधुनिक काल के जनक माना जाता है, मतलब आधुनिक जो काल इनका पितामह या जनक माना जाता है। इनका जन्म कहाँ? वाराणसी में हुआ था। और उन्होंने जो भारतेंदु की उपाधि है, उनके जो साहित्यिक योगदान है उसके लिए इनको भारतेंदु उपाधि मिली थी। और उन्होंने सिर्फ कविता, नाटक और कहानी लिखी, बल्कि पत्रकारिता के माध्यम से भी क्या किया, हिंदी पद को एक नई दिशा दी। और उनके द्वारा कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। 3 पत्रिकाओं का, एक तो कवि वचन सुधा, उसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी। और चर्चित इनके निबंधों की बात करें तो कश्मीर कुसुम 1875 में, लेवी प्राण लेवी 1875 में। फिर भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है जो यहाँ पे आया है, तो यह 1884 ईस्वी में है। और यह उनका सबसे प्रसिद्ध निबंध है। इसमें क्या उन्होंने भारतीयों को आलस छोड़ करके शिक्षा, उद्योग, सामाजिक एकता के माध्यम से देश की उन्नति के लिए प्रेरित करने का कार्य किया है। फिर जाति विवेक 1885 में, सुलोचना 1875 में। और यह निबंध संग्रह जिसमें विभिन्न विषयों पर उनके छोटे छोटे व्यंग्यात्मक निबंध इसके अंदर संकलित है। सुलोचना 1875 में और वैष्णवता और भारतवर्ष 1884 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित यह निबंध है। अगला प्रश्न 48 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा इसमें जो गलत है वो हमको बताना है। तो इसमें अगर देखें मन पवन की नौका
कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखा हुआ निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ निबंध संग्रह है। कौन तू फुलवा बीननहारी या विवेकी राय का निबंध नहीं है, बल्कि यह विद्या निवास मिश्र का निबंध है। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार है, ठीक है, तो यह द्विवेदी युग से संबंधित है। यहाँ पे थोड़ा अगर हम लोग विद्या निवास मिश्र की बात करें तो आचार्य विद्या निवास मिश्र, इनका जन्म 1926 ईस्वी में होता है और मृत्यु इनका 2005 में, ठीक है। 1926 में इनका जन्म होता है विद्या निवास मिश्र का और मृत्यु 2005 में। और ये क्या है, प्रमुख ललित निबंधकार परंपरा के अंतर्गत आते हैं। इनका जन्म गोरखपुर में होता है। विद्या निवास का जन्म कहाँ है, गोरखपुर, यूपी जिले के अंदर, यूपी में आता है ना। और इन्होंने क्या किया है, इलाहाबाद से अपनी पढ़ाई वगैरह की है और इन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे महान जो हमारे पुरस्कार है उससे इनको सम्मान से इनको पुरस्कृत किया गया है, पद्म भूषण और पद्मश्री। और अगर हम लोग विद्या निवास मिश्र के अगर काव्य संग्रह की बात करें तो तुम चंदन हम पानी 1957, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 और मेरे राम का मुकुट भीग रहा, उनका यह सबसे चर्चित निबंध है। और इसी संग्रह में क्या है, जो क्या है, इसी में संग्रह में मतलब इसी में अंतर्गत यह मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये भी जो निबंध है वो भी आता है। और इसमें उन्होंने जो लोक जीवन की चिंताओं और आधुनिक जीवन की व्यवस्था के बीच में द्वंद्व को दर्शाया है। फिर चिड़िया रैन बसेरा 1975 में, इसमें प्रकृति, पक्षियों और ग्रामीण जीवन पर आधारित ललित निबंध है जो कि विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखा गया। और फिर मैंने शील पहुंचाई 1980 में, यह भी उनका ही ललित निबंध संग्रह है। फिर अग्निरथ 1984 में और परंपरा बंधन नहीं 1995 में, और इसमें लेखक ने भारतीय परंपराओं और आधुनिकता के बीच के संबंध को विश्लेषित किया है। अगला प्रश्न है कि 49 नंबर, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम क्या है। तो वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं या विद्या निवास मिश्र के द्वारा रचित निबंध है। और वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक विद्या निवास मिश्र है। मिश्र जी के निबंधों में एक ऐसे व्यक्ति का चित्र सामने आया है जो भारतीय शाश्वत परंपरा को उसके मूल्यबोध को बेहतर ढंग से व्यक्त करने में समर्थ है। और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं है परंपरा बंधन नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ठीक है, परंपरा का बंधन नहीं और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 में। और कंटीले तारे के आर पार, संचारिणी, कौन तू फुलवा बिननहारी अस्मिता के लिए, फिर भ्रमरान के पत्र, फिर अंगद की नियति, चितवन की छा, कदम की फूली डाल, फिर तुम चंदन हम पानी 1957 में लिखा गया। आंगन का पक्षी और बंजारा मन, मैंने शील पहुंचाई, साहित्य के सरोकर रामायण का, काव्य मर्म महाभारत का, काव्य अर्थ और लाघव रंग हरि और अग्निरथ कब लिखा गया, 1984 में। इनके द्वारा ही ये सब निबंध है। किसके द्वारा, तो विद्या निवास मिश्र के द्वारा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के रचनाकार कौन है, तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके रचनाकार विद्या निवास मिश्र हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह कब प्रकाशित होता है, तो यह 1974 में प्रकाशित होता है। कौन सा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 में यह प्रकाशित होता है। और अगर इनके और निबंधों की हम लोग बात करें तो चितवन की छाव 1953 में, हल्दी दूब 1955 में, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पक्षी और बंजारा मन 1963 में, कौन तू फुलवा बिन निहारी 1980 में। निम्नलिखित में से विद्या निवास मिश्र की कृति नहीं है, तो इनमें से कौन सी इनकी कृति नहीं, तुम चंदन हम पानी इनकी कृति है। रस आकेटक इनकी कृति नहीं है। जो रस आकेटक है वह कुबेरनाथ राय की रचना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये भी इनके द्वारा है 1974 में। और शिरीष की याद आई ये भी विद्या निवास मिश्र के द्वारा रचित निबंध है। अगला प्रश्न है 52 नंबर कि इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध के, इनमें से किस 52 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस लेखक के ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु बने। तो इसमें से जो लेखक है उनके ललित निबंधकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध है वह ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु बने हैं। और इनके अगर ललित निबंधकारों की हम लोग बात करें तो विद्या निवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, रामदरस मिश्र, विश्व प्रसाद सिंह,
ठाकुर प्रसाद सिंह और ठाकुर राम आधार, या क्या है, ये सब ललित निबंधकार हैं। देखिए, एक तो सामान्य निबंधकार होते हैं। तो सामान्य निबंधकार क्या है, इनकी मुख्य उद्देश्य किसी भी विषय पर तार्किक, व्यवस्थित और गंभीर विचार प्रस्तुत करने का विचार प्रस्तुत करते हैं। उसमें विचारों की जो क्रमबद्धता है और जो तथ्य हैं और वह जो तर्कों की प्रधानता होती है। शैली क्या है, इसमें औपचारिक है और गंभीर है, और उद्देश्य क्या है, ज्ञान देना और किसी विषय का विश्लेषण करना। ठीक है, सब किसके बारे में है, सामान्य निबंधकार के बारे में। और वहीं पर उदाहरण पे हम लोग देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अगर निबंधों की बात करें, जैसे श्रद्धा और भक्ति, जो मनोविकार विश्लेषण करते हैं। और ललित निबंध की बात करें तो ललित निबंधकार का क्या मतलब है कि उद्देश्य ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि क्या है, जो आत्मीयता है और कलात्मकता है, उसको जो पाठक को इसमें बांधना। और इसमें जो लेखक अपने विचारों को व्यक्तिगत शैली, भावुकता और कल्पनाशीलता के साथ व्यक्त करता है। और शैली किसमें अनौपचारिक है, सरस है और प्रवाहमयी है। उद्देश्य क्या है, भावों को प्रकट करना, प्रकृति का सौंदर्य दिखाना या लोक जीवन की सहजता को दर्शाना, या इसमें लेखक का व्यक्तित्व झलकना। जैसे कि इसमें उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें तो कुबेर नाथ राय, उसके बाद विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीगरा और हरि प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल। तो ये निबंध जो सामान्य निबंधकार और जो ललित निबंधकार है, उसमें क्या अंतर था, इसको मैंने शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया। 53 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यक्ति ललित निबंधकार नहीं है। तो ललित निबंधकार कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं, इसको याद रखें। ललित निबंधकार कौन है, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, रामदास मिश्र, शिवप्रसाद सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, ठाकुर राम आधार सिंह। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। तो ललित निबंधकार इसमें से कौन नहीं है, रामचंद्र शुक्ल नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कुबेरनाथ राय है, विद्यानिवास मिश्र है। कि उपरोक्त में से जो रामचंद्र शुक्ल को ललित निबंधकार नहीं माना जाता है। और ललित निबंधकारों की अगर हम लोग बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, रामदास मिश्र और राम वृक्ष बेनीपुरी, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जो कि बिहार के राम वृक्ष बेनीपुरी, इसके विषय में हम लोग आगे समझेंगे। 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है। तो रामविलास शर्मा या ललित निबंधकार नहीं है, ये प्रगतिवाद से संबंधित है। और कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब ललित निबंधकार हैं। शिरीष के फूल नामक रचना की विधा क्या है। तो अगर शिरीष के फूल की अगर हम लोग बात करें तो यह रचना की क्या विधा है, तो यह नाटक है, सॉरी, यह ललित निबंध है ना, शिरीष के फूल। और शिरीष के फूल 1948 में प्रकाशित होता है और जो जीवन मूल्य और आदर्श के विषय में यह बताता है। अशोक के फूल, देवदास, शिरीष के फूल, कुटज, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, आम फिर बौरा गए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठाकुर जी की बटोर आदि ललित निबंधों के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगर उनके निबंध संग्रह की हम लोग बात करें तो अगर उनके निबंध संग्रह की हम लोग बात करें तो अशोक के फूल 1948 में, कल्पलता 1951 में, फिर मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964 और आलोक पर्व, जिसके लिए हिंदी साहित्य का जो पुरस्कार है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व के लिए मिलता है। और साहित्य जो सहचर 1979 में यह निबंध संग्रह प्रकाशित होता है। 57वां प्रश्न है कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी को पत्रकारिता के स्तर से क्या किया है, निबंध शैली को विकसित करने का कार्य किया है। कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम प्रमुख है। उनकी शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता का मिला जुला स्वरूप माखनलाल चतुर्वेदी का स्मरण हमको दिलाता है। इस प्रकार के निबंधों में विचार तत्व कम तथा भावावेग अधिक हमको देखने को मिलता है। और इनके निबंधों की बात करें तो गेहूं और गुलाब 1950 तथा वंदे वाड़ी विनायक को 1952 में, सॉरी 1954 में, जो कि इनके प्रमुख हैं निबंध है। ठीक, अगर हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करें तो 1899 में इनका जन्म होता है और 1968 में इनकी मृत्यु होती है। और यह क्या है, एक लेखक, पत्रकार है, स्वतंत्रता सेनानी है और एक संपादक भी रहे हैं। और इनका जन्म कहाँ होता है, तो इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में होता है और उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। और बेनीपुरी जी ने अपने रचनाओं के माध्यम से क्या किया है, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और मानवीय मूल्यों को बढ़ाने का काम किया है। अगर उनके पत्रिकाओं की बात करें हम तो किसान मित्र, तरुण भारत, बालक और जनवाड़ी, ये सब
अगर हम प्रमुख निबंध संग्रह की बात करें तो हम लोग, तो यहाँ पर हमने देखा गेहूं और गुलाब 1950 में प्रकाशित होता है। और गेहूं और गुलाब क्या है? ये सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय निबंध संग्रह। इसमें गेहूं को भौतिक सुख और गुलाब को आध्यात्मिक और मानसिकता सुंदरता का प्रतीक माना गया आता है। और इस संग्रह में उन्होंने मानव जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता स्पिरिचुअल को क्या किया है? बीच संतुलन बनाने का कार्य किया है। फिर वंदे वाणी विनायक को 1957 में, ठीक, सॉरी 54 नहीं है, 1957 में यह प्रकाशित होती है और इसमें उनके जो आलोचनात्मक, सांस्कृतिक और साहित्यिक निबंध है यह संकलित है। फिर उसके बाद एक और लाल तारा 1950 में इनके द्वारा लिखा गया। यह एक क्या है? रेखांकित जो रेखा चित्र संग्रह है। 58 नंबर प्रश्न है कि वंदे वाणी विनायक को इसमें जो निबंध किसका यह निबंध संग्रह है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का यह निबंध संग्रह है जो कि 1957 में आता है। इसमें आलोचनात्मक, सांस्कृतिक और साहित्यिक निबंध शामिल हैं। 59 नंबर प्रश्न है कि इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप हैं, और पर यह सच है तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इन पंक्तियों के लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। कि उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? जो द्विवेदी काल से बाल मुकुंद जो गुप्त हैं या किससे संबंधित रहे हैं? तो यह द्विवेदी कालीन से संबंधित रहे और यह गद्यकार रहे हैं। और इसके द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन से हैं? शिव समूह के चिट्ठे जो कि 1904 से 5 में लिखे जाते हैं। और जो लॉ कर्जन को संबोधित करके लिखा गया, जो कि किससे लिखा गया है? जो शिव शंभू की चिट्ठी है, या जो लॉर्ड कर्जन वर्तमान में जो वायसरॉय रहते हैं भारत के, उनके संबंध में यह लिखा गया है। और यह भारत मित्र पत्रिका में 1904 से 5 में प्रकाशित हुआ। और गुप्त जी को भारतेंदु और द्विवेदी युग की कड़ी माना जाता है। किसको? जो बाल मुकुंद गुप्त है। अगर बाल मुकुंद गुप्त के विषय में हम लोग थोड़ा समझे तो बाल मुकुंद जो गुप्त हैं, इनका जन्म 1865 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1907 में होता है, ठीक। और यह द्विवेदी युग के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और व्यंग्यकार रहे हैं। और अखबारी चुनार, कोहिनूर और हिंदी बंगवासी और भारत मित्र जैसे इन्होंने पत्रों का जो संपादन है यह इसमें रहे हैं। और प्रमुख रचनाओं की बात करें तो शिव शंभू की चिट्ठी, जिसमें 1904 से 5 में लिखा गया था। और यह निबंध क्या उस समय भारत मित्र पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली 1907 में। फिर गुटका और स्फुट जो कविताएं हैं इनके द्वारा लिखा गया, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। इनमें से कौन लॉर्ड कर्जन के शासन पर आघात करने वाले लेखक है? तो कौन करते हैं? बाल मुकुंद गुप्त अपने शिव शंभू की चिट्ठी के माध्यम से क्या करते हैं? वर्तमान समय में जो ब्रिटिश सरकार है उस पर व्यंग्य कसते हैं और उनको चिट्ठियों के माध्यम से बताते हैं। किसके? जो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल पर इनका करारा आघात रहा है। देखिए, शिव शंभू की चिट्ठी में संग्रहित कौन कौन से निबंध आते हैं? बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, आशीर्वाद, फिर एक दुराशा, मार्ली साहब के नाम, संभाषण, बंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का खत, शाइस्ता खां का खत, फिर सर सैयद अहमद का खत। ये सब किसके द्वारा? बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। फिर बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह नाम है तो ये शिव शंभू के चिट्ठे जो कि 1903 से 4 में प्रकाशित होते हैं इनके द्वारा, यही, ठीक है, सॉरी 1904 से 5 में। और ये तत्कालीन गवर्नर जो लॉर्ड कर्जन है उनको संबोधित करके उनके ऊपर आघात करने के लिए लिखे गए थे। शिव शंभू की चिट्ठी के लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी इसके लेखक हैं। भाव निबंध के लेखक कौन है? तो भाव निबंधकार के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने दांत, भाव, वृद्ध, धोखा, खुशामद, आग, नारी, परीक्षा और ह द समझदार की मौत है, मनोयोग, बात वृक्ष जैसे साधारण विषयों पर क्या के चमत्कार, बहुत ही अच्छे से इन्होंने ऐसे जो शब्द है इस पे क्या किया है और जो वर्ण है इस पे निबंध लिखे हैं, बहुत ही जो असाधारण है, मतलब बहुत ही अलग टाइप के हैं। और इनके निबंध संग्रह जो है प्रताप पीयूष निबंध, नवनीत एवं प्रताप समीक्षा है। प्रताप नारायण मिश्र की अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म 1856 ईस्वी में होता है। 1856 में प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हो रहा है और इनकी मृत्यु 1894 में होता है। भारतीय युग से एक संबंधित प्रमुख लेखक हैं, पत्रकार और निबंधकार है।
और यह ब्राह्मण का संपादक जो ब्राह्मण पत्रिका है इसके संपादक है, ठीक, ब्राह्मण याद रखेंगे प्रताप नारायण मिश्र जो ब्राह्मण है। और इनके प्रमुख निबंधों के बारे में हम लोग बात करें तो बात भी क्या इनका निबंध है, और इसमें क्या है कि विभिन्न रूपों और सामाजिक जीवन में उसके प्रभाव पर विचार किया गया है। फिर दांत, इसमें व्यंग में जो लेखक ने किया है दांत को प्रतीक बनाकर मनुष्य के जीवन और उसके विसंगतियों पर कटाक्ष किया है। फिर होली, और यह त्योहार के माध्यम से भारतीय संस्कृति सामाजिक संबंधों को बदलते हुए नैतिक पर जो व्यंग है उस पर किया गया है। फिर मूछे भी क्या है, इनका प्रतिष्ठा का प्रतीक बना करके जो जो मानकर है पुरुष और अहंकार और सामाजिक दिखावे पर मजाकिया अंदाज में प्रहार किया है। फिर पेट, यह निबंध पेट को केंद्र में रखकर मनुष्य के जीवन, भूख और उसकी आवश्यकताओं पर विचार किया गया। ये सब किसके हैं, तो यह सब लिखा गया है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। अगला प्रश्न है 64 नंबर की, बात भाव मनोयोग शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी। भ्रूण हत्या जो निबंध है उसके लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भ्रूण हत्या निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक तथा गद्य के पुरोधा कहे जाते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के अगर हम लोग निबंध देखें तो जातीय संगीत, हिंदी भाषा, स्वर्ग विचार सभा का अधिवेशन, भारत वंशोन्नति कैसे हो सकती है, संगीत सार, तदीय सर्वस्व इनके निबंध हैं। 66 नंबर प्रश्न की प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है, तो इनके जो प्रताप नारायण मिश्र हैं इनके जो निबंध रहे हैं उसकी क्या विशेषता है कि यह विनोद प्रियता मतलब हंसने हंसाने का यह स्वभाव रखते हैं, तो यह इनकी विशेषता है। ठीक, प्रताप नारायण मिश्र निबंधों का जो प्रधान विषय है वह विनोद प्रियता है। इनकी शैली में एक प्रकार का जो मनमौजीपन हमको देखने को मिलता है, उनमें कटुता बिल्कुल भी नहीं है, और विनोदपूर्ण वक्रता तथा वैश्वाड़ी बोली की सहज जो ग्रामीण स्वच्छंदता है इनकी शैली में हमको देखने को मिलती है। नंबर प्रश्न है कि शिकार संबंधित रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है, तो श्री राम शर्मा है जो कि शिकार संबंधित निबंधों को लिखते हैं। कि शिकार संबंधित रोचक निबंधों के रचनाकार श्री राम शर्मा है, और पंडित श्री राम शर्मा ने शिकार से संबंधित अनेकों निबंध लिखे हैं। तो शिकार का क्या मतलब, जंगल में जो किस्से हैं, शिकार हैं, उनकी क्या चुनौतियां हैं, इनको यहाँ लिखे हैं। अगर पंडित श्री राम शर्मा के हम लोग विषय में अगर चर्चा करें तो जो श्री राम शर्मा है वह अपनी जो श्री राम शर्मा है उनके दो प्रमुख वह व्यक्ति है, एक तो प्रसिद्ध शिकारी है, पत्रकार, तथा दूसरे एक आध्यात्मिक नेता है। तो जो पंडित श्री राम शर्मा की यहाँ बात हो रही है, तो इनका जन्म कब होता है, 1896 ईस्वी में, और मृत्यु 1967 में। और यह साहित्यकार जो शिकारी साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है, और विशाल भारत का संपादन भी इन्होंने किया। कौन सा पत्रिका, विशाल भारत, किसके द्वारा, श्री राम शर्मा के द्वारा। ठीक, शर्मा याद रखें, श्री राम जो शर्मा है ये। अगर प्रमुख रचनाओं और समय की इनकी बात करें तो इनके प्रमुख रचनाओं में आया था सबसे पहले जो शिकार है वही शिकार 1936 में, यह सबसे प्रसिद्ध है। और इसमें संकलित जो निबंधों में उन्होंने अपने जंगल के अनुभवों, जंगल के स्वभाव और शिकार की रोमांचक घटनाओं का वर्णन किया है। फिर बोलती प्रतिमा 1900, देखिए शिकार कब लिखा गया, 1936 में, फिर 1937 में बोलती प्रतिमा, और उसके बाद जंगल के जीव 1949, वे जीत कैसे हैं 1995 में, वह जीते कैसे हैं 1950 में। और यह विचारात्मक और वर्णनात्मक निबंध है जिसमें उन्होंने जीवन के संघर्ष और चुनौतियों पर विचार किया, किसमें, वे जीते कैसे 1950 में। 68 नंबर प्रश्न है कि प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है, तो यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त। प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त जयशंकर प्रसाद छायावादी काल से, और पंत जी भी सुमित्रानंद पंत भी छायावादी काल से, और मैथिली शरण गुप्त ये द्विवेदी काल से संबंधित है। और रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो निबंध संग्रह इनको लिखा है जो कि 1958 में प्रकाशित होता है, और इस निबंध संग्रह में कुल 3 निबंध संकलित है, जैसे पुनरुत्थान के कवि श्री मैथिली शरण गुप्त, कामायनी दोष रहित और दूषण सहित तथा विचारक कवि पंत। रामधारी सिंह अगर दिनकर के विषय में थोड़ा समझे तो 1908 में इनका जन्म होता है रामधारी सिंह दिनकर का, 1974 में इनकी मृत्यु होती है, और इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी इनको दिया गया है
और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष के लिए भी मिला हुआ है और उन्होंने अपने निबंधों में के माध्यम से क्या कि भारतीय संस्कृति, इतिहास, सामाजिक मुद्दों को बहुत ही गहरे ढंग से इसमें चर्चा की है। अगर प्रमुख निबंधों की बात करें तो इनका देखिए यहाँ पे निबंध संग्रह या निबंध अर्धनारीश्वर 1952 में, मिट्टी की ओर वेणुवत, रेत के फूल, हजारी, हमारी संस्कृति एकता, राष्ट्र भाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म नैतिकता और विज्ञान, वर्ड पीपल, साहित्य मुखी। तो अगर दिनकर जी का निबंधों को हम लोग देखें तो मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी में एक्स्ट्रा ये अर्धनारीश्वर 1952 में, और जो अर्धनारीश्वर इसमें उन्होंने पुरुष और स्त्री के संबंधों, उनके अधिकारों, भारतीय संस्कृति में अर्धनारीश्वर की जो अवधारणा है वर्तमान में उस पर विचार रखा है। 1952 में यह प्रकाशित होता है। फिर संस्कृति के जो 4 अध्याय भी बहुत ही फेमस है 1956 में, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। किसके लिए? संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि 1956 में आता है। और इसमें जो इतिहास के 4 प्रमुख अध्यायों को बांट करके उसका जो विवेचन है किया गया है। फिर रेती के फूल 1960 में लिखा गया और काव्य की भूमिका 1959 में, जो कि किसके द्वारा लिखा जा रहा है? ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। जो अर्धनारीश्वर निबंध है, संग्रह है, में संकलित प्रमुख देखिए, जो अर्धनारीश्वर एक काव्य जो निबंध संग्रह है, जो कि 1952 में प्रकाशित होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से निबंध है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह अर्धनारीश्वर के अंतर्गत है। फिर हृदय की राह, महाकाव्य की वेला, कविता, राजनीति और विज्ञान। 69 नंबर प्रश्न की प्रसिद्ध निबंध संग्रह अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? तो संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि 1956 में प्रकाशित होता है, यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया, जो सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। फिर नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। कि जो नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। और निषाद बांसुरी की जो रचना है, या किसने किया है? तो यह कैसी विधा है? तो यह निषाद बांसुरी क्या है? ललित निबंध है। जो निषाद बांसुरी किसके द्वारा लिखा गया है? कुबेरनाथ राय के द्वारा यह लिखा हुआ निबंध संग्रह है निषाद बांसुरी। इनका पहला निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी 1968 में है। उसके बाद इनके अन्य निबंध संग्रह की अगर बात करें तो रसाकेटक 1970, गंधमादल 1972, विषाद योग 1973, पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979 में, कामधेनु 1980, पत्र मणिपुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982-83, कविता और किरात नदी में, चंद्रमधु 1983 में, दृष्टि अभिसार 1984, नेत्रा का भेद 7 1986, मराल 1993, उत्तर कुरु 1993-94, वाड़ी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 1998, आगम की नाव 2002 में, और कुबेरनाथ राय पहले माधुरी और विशाल भारत में वैचारिक निबंध लिखते थे। ठीक है, कुबेरनाथ राय। अगर इनके विषय में थोड़ा चर्चा करें हम लोग कुबेरनाथ राय के बारे में, तो 1933 में इनका जन्म होता है और 1996 में इनकी मृत्यु होती है। किसका? कुबेरनाथ राय की। यह निबंधकार और साहित्यकार रहे हैं, बहुत ही फेमस। और इनके निबंधों और उनके प्रकाशन की अगर हम बात करें, जैसे कामिनी 1968, मराल बादल 1970, रस आकेठक 1971, गंधमादल 1972, विषाद रोग 1974, पर्ण मुकुट 1978, अनाम 1980, उत्तर कुरु 1983, अज्ञान 1985, कामधेनु 1990, कबीर 1993 और किष्किंधा 1994। ये सब कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखा हुआ निबंध है। फिर 73 नंबर प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है? तो कुबेरनाथ राय के द्वारा यह लिखा है, प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी। केवल 6 निबंध लिख करके कौन फेमस हो जाते हैं हिंदी जगत में? तो वह पूर्ण सिंह। कौन? सरदार पूर्ण सिंह। और सरदार पूर्ण सिंह आलोच्य युग मतलब द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार है। तो सरदार पूर्ण सिंह किससे संबंधित है? द्विवेदी युग से। और उन्होंने टोटल 6 निबंध लिख करके क्या हुए? बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाते हैं। इनके निबंध नैतिक सामाजिक विषयों से क्या है? संबंधित है। और गद्य में आवेगशील और व्यक्तिगत व्यंजक लाक्षणिक शैली का यह प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग सरदार पूर्ण सिंह की अगर बात करें तो इनका जन्म 1881 में
और मृत्यु 1931 में होता है। ठीक, जन्म 1881 और मृत्यु 1931 में। और यहाँ क्या है, हिंदी और पंजाबी साहित्य का एक महान निबंधकार, कवि और अध्यापक थे। और ये कहाँ के हैं, सरदार जी। सरदार वैसे ज़्यादातर कहाँ के होते हैं, पंजाब के, तो ये पंजाब में ही है। और ये कहाँ के, एबटाबाद में रहते हैं। और भावपूर्ण और विचारात्मक निबंधों से मतलब इनकी पहचान होती है। प्रमुख निबंधों की अगर हम लोग बात करें इनके, तो सच्ची वीरता 1909 में, पवित्रता 1909, मजदूरी और प्रेम 1912, आचरण की सभ्यता 1912, कन्यादान और पवित्रता 1912 में, अमेरिका का मजदूर और प्रेम 1912 ईस्वी में प्रकाशित होता है। 75वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है, तो यह किस क्या है, एक बहुत ही अच्छे निबंधकार है। इनके निबंध कौन कौन से हैं, सच्ची वीरता 1909, पवित्रता 1909, मजदूरी और प्रेम 1912, आचरण की सभ्यता 1912, कन्यादान और पवित्रता 1912, अमेरिका का मजदूर और प्रेम 1912 विषयों में प्रकाशित होता है। तो सरदार पूर्ण सिंह का जन्म कब हो रहा है, 17 फरवरी 1881 में इनका जन्म होता है और मृत्यु इनका 1931 में। और हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में है, कि उन्होंने शोध से संबंधित बहुत सारे लेख अंग्रेजी में लिखे हैं और हिंदी में इन्होंने कम लिखे हैं शोध। सरदार पूर्ण सिंह के अगर प्रमुख कविता संग्रह की बात करें तो खुले मैदान, खुले आसमानी रंग और सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वॉल्ट विट्समैन और सरदार पूर्ण सिंह का क्या निबंध है, जो कि सरस्वती पत्रिका में छपे हुए हैं, क्योंकि यह द्विवेदी काल से संबंधित है। सरदार पूर्ण सिंह ख्याति है तो यह क्या है, निबंधकार के रूप में मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम के लेखक की एक रचना है, तो यह आचरण की सभ्यता पर यह लिखित है। और मजदूरी और प्रेम यहाँ किसके द्वारा है, तो ये भी सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है 78 नंबर की, आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है, तो आचरण की सभ्यता के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह है या सरदार पूर्ण सिंह। 79 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है, तो इनमें से अगर बात करें, आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम है, कन्यादान है, बट गेहूं और गुलाब नहीं। गेहूं और गुलाब किसका है, रामवृक्ष बेनीपुरी, जो कि मुजफ्फरपुर के हैं। 80वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है, तो यह कछुआ धर्म जो है, यह किसका नहीं है, पूर्ण सिंह का नहीं है, कछुआ धर्म। और ये कछुआ धर्म की हम लोग बात करें तो शायद यह गुलेरी जी का है। और बाकी आचरण की सभ्यता, मजदूर और प्रेम, सच्ची वीरता, ये सब सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखित है। और विक्रमोर्वशीय की मूल्य कथा नामक निबंध के लेखक है, तो विक्रमोर्वशीय की मूल कथा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और विक्रमोर्वशीय की मूल कथा अमंगल में स्थान पर मंगल शब्द, मार्शेई, मोही कुठार तथा कछुआ धर्म, यह सब किसके निबंध है, तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। और यह प्रसिद्ध निबंधकार, कहानीकार और विद्वान रहे हैं और जिनका जन्म कहाँ 1883 ईस्वी में होता है और मृत्यु इनका 1922 ईस्वी में। और गुलेरी जी कहाँ के हैं, तो यह जयपुर राजस्थान में इनका जन्म होता है 1883 ईस्वी में और मृत्यु 1922 ईस्वी में होता है। और इनका जो कहानी है विशेष करके, उसने कहा था के लिए बहुत ही फेमस होते, उसने कहा था इसके लिए बहुत ही फेमस है, 1915 में लिखित है और इसे हिंदी की पहली सफल कहानियों में से एक माना जाता है। गुलेरी जी ने निबंध संपादन और आलोचकों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उनके जो प्रमुख निबंध है और समय के बारे में बात करें, 55 हम लोग इनके निबंधों की अगर बात करें तो कछुआ धर्म 1917 में, फिर मारेशी मोही कुठाव 1917 में, और उसके बाद पुरानी हिंदी 1921 में इन्होंने लिखे हैं। किसने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अगला है 82 नंबर प्रश्न, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है, तो कछुआ धर्म के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कछुआ धर्म तथा मारेशी मोही कुठाव निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट का यह निबंध है। और मुझे मेरे मित्रों को से बचाओ, यह पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखित है। उसी शंभू के चिट्ठे तथा मेले का ऊँट, यह बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखित है। 83 नंबर प्रश्न है कि मारेशी मोही कुठाव इसके एवं कछुआ धर्म के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और मारेशी मोही कुठाव कुठाव यह किसके द्वारा लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है, तो पुरानी हिंदी
ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। और निबंधकार के रूप में चंद्रधर जो गुलेरी जी हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 100 से भी अधिक निबंधों को लिखा है। शैशुनाग की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी संगीत जैसे निबंधों पर उनकी विद्वता अमिट छाप उस पर रही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धित्व प्रमुख होता है? तो यह विचारात्मक जो निबंध है उसमें बुद्धित्व प्रमुख होता है। कि विचारात्मक निबंधों में बुद्धित्व और भावात्मक निबंधों में रागात्मक तत्व को प्रधानता मिलती है। शैली तत्व सभी के समान रूप में रहता है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक दोनों ही प्रकार के निबंधों में कहीं जो विचारात्मकता तथा कहीं भावात्मक की जो भावात्मकता है उसकी प्रधानता हो सकती है। विचारात्मकता और भावनात्मकता का मिश्रण होना संभव है। 37 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? तो समाज शैली किसमें हमको मिलती है देखने को? विचारात्मकता। तो विचारात्मक निबंधों के प्रणयन में लेखकों ने समास और व्यास दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया और विषाद और विषय प्रधान निबंधों को विवरणात्मक, वर्णनात्मक, भावनात्मक और तथा विचारात्मक निबंधों के वर्गों में विभक्त किया। वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध शैली की दृष्टि से बहुत ही समीप हैं। इनके प्रतिपादक की पद्धति में अंतर है और विचारात्मक निबंधों की प्रतिपादक की पद्धति ध्यान में रखते हुए उन्हें विश्लेषणात्मक अथवा विवेचनात्मक निबंध भी कहा जाता है। इस प्रकार के निबंधों को सूत्रात्मक वाक्य रचना की शैली वाला निबंध भी कहते हैं। यही समाज शैली है और प्रत्येक वाक्य के विचार होते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य के पूरक होता है, अर्थात संक्षेप में व्यक्त किया जाता है। इसके विपरीत जो व्यास शैली होती है, भावात्मक निबंधों में लेखक के भाव की तरंगे होती हैं। किसी भी पूर्व स्मृति, किसी प्राचीन कलाकृति, किसी स्मरणीय दृश्य कला की उड़ान अथवा इसी प्रकार के जो किसी भावनापूर्ण प्रसंग से लेखक भावुक हो जाता है। इसमें भी धारा शैली और तरंग शैली नामक दो भेद किए गए हैं। 88 नंबर प्रश्न है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसके द्वारा लिखा गया? कि साहित्य क्या जन समूह का एक विकास है? तो यह बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ है। यह शीर्षक बाल कृष्ण भट्ट के निबंध का लिखा हुआ है जिसमें उक्त परिभाषा इसी नाम से है। और बाल कृष्ण भट्ट की हम लोग बात करें तो ये क्या है? भारतेंदु युग से संबंधित है। इनका जन्म 1844 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1914 में होता है। और यह भारतेंदु युग से संबंधित एक निबंधकार, पत्रकार और आलोचक है। और बाल कृष्ण भट्ट का जो हिंदी प्रतीक नामक पत्रिका है, जो मासिक पत्रिका है, इसके यह संपादक रहे हैं। और प्रमुख निबंधों की बात करें हम लोग तो साहित्यिक जनसमूह के हृदय का विकास, आत्मनिर्भरता, बाद, चंद्रोदय और कृषकों की दुर्दशा, यह बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है कि कुट्टी चातन के उपनाम से किसने व्यक्तिपरक निबंध लिखे हैं? तो कुट्टी चातन के नाम से व्यक्तिपरक निबंध लिखने का जो कार्य है वह अज्ञे ने किया है और जो ललित निबंधों का संग्रह का रंग शेखर से प्रकाशित हुआ। और अज्ञे जी अपने निबंधों में जो अपना अनुभूत सत्य लिखते हैं, त्रिशंकु, आत्मनेपद और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य में संग्रहित निबंधों में अनुभूत सत्य का वैचारिक विश्लेषण हमको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है 90 नंबर की, कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं? तो यह सच्चिदानंद हीरानंदवाद सेनज्ञ जो कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक रहे हैं और तार सप्तक के भी, और उसके बाद नई कविता के भी ये क्या है? प्रवर्तक रहे हैं। हरिशंकर परसाई की परंपरा हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है। तो इनमें से जो कोई भी इनकी रचनाएं दिखे, क्योंकि जो हरिशंकर परसाई इनके में से इनकी कोई भी रचनाएं हैं। अगर रेशमी टाई की बात करें तो यह राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित है और यह क्या है? एक एकांकी है। एकांकी मतलब एक अंक, नाटक का एक अंक जिसे हम लोग एकांकी कहते हैं, जो कि 1941 में प्रकाशित होता है। ठीक है, 1941 ईस्वी में प्रकाशित होता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, और लाइक करें और शेयर भी करें। और मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से विश्लेषण करूँ। और बाकी बहुत सारे अभी विधाएँ रह गई हैं, अभी नाटक शुरू हुआ है गद्य साहित्य में, और अच्छे से मैं विश्लेषण करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।